हेलो एवरीवन, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे हरियाणा पीसी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि 2021 का क्वेश्चन रहेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। तो मैं इससे बताऊंगा आपको कि 2021 में जो क्वेश्चन जो पूछा गया है हरियाणा पीसीएस का, ठीक है, मैं इसमें आपको जो ऑफिशियल आंसर की है मैं उससे आपको आंसर ही बता दूंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। उसने पूछा कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया में बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, जो अगर पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को वो इजिली कर लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ऐसे डी था। मलयालम भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है और तमिल भी है। ये आपको सारी के सारी जो लैंग्वेज है ये आपको क्लासिकल लैंग्वेज में आती है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज का कुछ कंडीशन होता है, ठीक है, कि कुछ मतलब कई साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, और वो ओरिजिनल होनी चाहिए। तो वो सब चीजें मतलब होती है बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वो आखिर 3-4 जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो आप थोड़ा उसको रिकॉल कर लें एग्जामिनेशन पहले, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए बताएं वो क्या 4-5 कंडीशन है जिससे कि किसी क्लासिकल लैंग्वेज को उसको दिया जाता है। क्या हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज है? जरा बताएं, जरा सा कमेंट सेक्शन में जरा सा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसने पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द विरोधी कवि और रिबेल पोएट। जो इसका आंसर था ऑफिशियल आंसर किसे, वो काजी नजरुल इस्लाम था। इसका आंसर क्या था? बिफोर बॉम्बे और बिफोर बेबी। आगे बढ़ता हूं फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस अशोकन पिलर फाउंड। कहां पे अशोकन पिलर फाउंड किया गया था? तो सांची तो सबको पता होगा, सांची भी है, सारनाथ भी है, और क्या है, लोरिया, नंदागढ़, ठीक है। अमरावती नहीं है, ठीक है। तो चौथे को निकालिए यहां से, चौथा यहां से निकल गया। तो 1 2 3 इसका अंदर क्या है? C4 कैट, ठीक है। इसका अंदर क्या है? C4 कैट। इसका अंदर क्या है? C। चौथा क्या क्वेश्चन है? तो ये अशोकन जो भी पिलर है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दफा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, तो उससे आप थोड़ा सा देख लेंगे। जो भी इसका मेजर पिलर जहां पर भी है ना इंडिया में, जो भी मेजर इसका पिलर है, तो आप उसको थोड़ा सा एक इमेज में, इंडिया के इमेज में जाकर के मैपिंग से आप जाएं, ठीक है। मैपिंग खोल लें, उसमें जाएं और अशोकन पिलर जो भी भारत में जहां पर वो आप उसको देख लें, तो मैप आपके माइंड में ज्यादातर आपको याद रहेगा। लास्ट टाइम में आप यही कर सकते हैं क्योंकि 24 को अभी एग्जाम भी है। वो वर द चीफ पेंटर ऑफ द हमजा नामा अंडर द अकबर्स ऑर्डर, ठीक है। अकबर के आदेश के तहत हमजा नामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो जो चौथे का जो आंसर है वो सी है, सैयद अली अब्बास समद। सैयद अली एंड अब्बास समद, ये दो बंदे हैं जो कि क्या हैं, ये आपको हमजा नामा, ठीक है, जो कि पेंटर्स हैं, ठीक है, जो चीफ थे, चीफ पेंटर ऑफ द हमजा नामा थे, जो कि अकबर के ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। मैं ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। विच लैंग्वेज वाज यूज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सतवाहना एज। तो क्या लगता है आपको सतवाहना एज में कौन सा लैंग्वेज था? जो सतवाहना एज में था उसका आंसर था प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। क्या था इसका आंसर? प्राकृत। प्राकृत बता सकते हैं किसकी लैंग्वेज है, बुद्धिज्म की या जैनिज्म की? और संस्कृत कौन सी डायनेस्टी की लैंग्वेज थी? जरा यही बताएं जरा कमेंट सेक्शन में जरा सा। और सतवाहना का क्या टाइमिंग है, क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं? और इसके फाउंडर का क्या नाम है? जरा बताएं ऐसा कमेंट सेक्शन में फटाफट जरा सा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटो हड़प्पन कल्चर। इसमें कौन सा प्रोटो हड़प्पन कल्चर नहीं है? इसका आंसर ये है जोब कल्चर जो है, ये जोब कल्चर है, ये आपको प्रोटो हड़प्पन कल्चर के अंदर में नहीं आता है। आप मुझे एक चीज बताएं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइमिंग कब से कब तक है, और जो पर्टिकुलर जो हड़प्पन जो सिटी है, जो पर्टिकुलर प्लेस है, इसकी खोज किसने की थी और कब क्या था? जरा वही बताएं, ठीक है। वो लेड द इंग्लिश कंपनी एम्बेसी टू एम्परर फारूक सियार। फारूक सियार कोर्ट में कौन लेके गया था, ठीक है। वो लेड, अच्छा, इंग्लिश कंपनी एम्बेसी टू एम्बेसडर, किसने फारूक सियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? तो ये बात, इसका आंसर क्या है? 7वें का आंसर जो ऑफिशियल आंसर किसे है वो डी है, जॉन सरमैन, ठीक है। तो फारूक सियार के ये बंदा ऐसा है कि इसने बेसिकली 1707 के बाद जब इसका रूलिंग आया, इसके बाद जब भी इसका रूलिंग आया 1717 के आसपास जब ये रहा फारूक सियार, तो इसके रीन में इसने क्या किया? इसने बहुत बड़ी इसने गलती कर दी। फारूक सियार ने इशू बोल दिया कि आप अपने मिंट बना लो भाई इंडिया में। तो उस टाइप का इसने कुछ मतलब बेसिकली इसने मिस्टेक किया कि अंग्रेजों को बोल रहा है कि आप अपना मिंट बना लो,
ठीक है। तो फारूक सियार ने इनको 1917 के आसपास में इन्होंने काफी फेवर में काम कर दिया, किसके, ब्रिटिशर के, जो कि उस समय इसको बात समझ में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो किसने किया था, किसने फारूक सियार के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर क्या था, जॉन सरमैन। साथ में आंसर क्या है आपको, डी फॉर डोंकी। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर, इसमें से कौन सा इनकरेक्टली पेयर है? तो 8वां आंसर आपको संथाल है। संथाल रिवलियन बिरसा मुंडा 1899 नहीं, संथाल तो ये नहीं। तो बताएं फिर संथाल किसने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोल जो है बुधो भगत है, और रंगपुर जो है ये आपको दिरजी नारायण, ठीक है। और रामोसी जो है ये आपको चित्तौड़ सिंह, ये बात सही है, ठीक है। इसमें जो कोल अपराइजिंग है आपको, सॉरी जो आपको संथाल है ये आपको बिरसा मुंडा नहीं है। तो बताएं ये फिर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अहरार मूवमेंट आर ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है अहरार मूवमेंट के बारे में? इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर किसे, वो बी है। इसमें बताया कि इट सपोर्टेड द लोयलिस्ट पॉलिसी ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। चौथा गलत है, चौथा आप यहां से निकालें, चौथा आप यहां से निकालें, इसका आंसर 1 2 3 आ जाएगा। इसका क्या है कि अहरार मूवमेंट है ट्रू। वन ऑफ द इज फाउंडर बाय द मौलाना मोहम्मद अली, इट्स मेंबर एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट वाज फाउंडेड इन द अर्ली डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, बात सही है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। मैं भी ज्यादा एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूं। जब एक्सप्लेन करने होगा तो फिर मैं बहुत ही इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूं, वो आपने पहले भी देखे होंगे मेरा जो वीडियो है। मैं इसलिए ये वीडियो बनाता हूं ताकि आपको आंसर ना पता चले, आपको जब आप इसको जब आप देख रहे हो तो आपके माइंड में यार लगे कि लास्ट मोमेंट में आपने क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम आप देख लें, ठीक है, प्रीवियस ईयर को। तो मैं उस सेंस में क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सूफी सेंट, कौन पहले आए कौन बाद में आए? 10वें का जो राइट आंसर है वो आपको बी, पहले शेख मैनुद्दीन सिज्जी, ठीक है। फिर उसका थर्ड में क्या है, बाबा फरीद। फिर चौथे में क्या है, निजामुद्दीन औलिया। फिर आपको पहले में क्या है, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको वहां पे इसलिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बॉल, इसको तो याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूं फटाफट। 11 में क्या है, 11 क्या है, वो एसेसिनेटेड स्टेवेंस द डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ऑफ द त्रिपुरा इन 1931। तो जो 11 का आंसर है वो आपको क्या है, जो पर्टिकुलर इसका आंसर जो है वो शांति और सुनीता चौधरी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सी फॉर कैट और सी फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूं। विच डायनेस्टी रूल इन द रीजन ऑफ द मॉडर्न हरियाणा एट द टाइम ऑफ द गजनवीद इन्वेजन, गजनवीद के इन्वेजन के समय में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी हरियाणा में? इसका आंसर क्या है, 12वें का आंसर जो ऑफिशियल आंसर किससे, वो आपको तोमर राजपूत, ठीक है, तोमरा राजपूत, ठीक है। विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द भक्ति सेंट नामदेव, नामदेव के बारे में क्या करेक्ट है? नामदेव के बारे में करेक्ट क्या है? तो ही वर्शिप्ड विथाल ऑफ पंधारपुर, ही वॉज फ्रॉम द गुजरात, ही वॉज सन ऑफ टेलर, ही वॉज रोट अभंग, ठीक है। ही रोट मेनी अभंग्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑफिशियल आंसर किस है? इसका आंसर जो आपको सी है। तो 1 3 और 4 सही है। तो बताएं कि अगर ये गुजरात से नहीं थे तो ये फिर कहां से थे, ये बताया जरा सा कमेंट सेक्शन में फटाफट जरा सा। 5वां क्या है, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर 14 है। गिवन दैट बिलो द लोकेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट वन द प्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, हमें नॉर्थ से साउथ में लगाना है। ये आप इमेज बना ले, करीब एग्जामिनेशन हॉल में हम इसको गलती कर देते हैं। अच्छा, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इंडिया में। और ये इंडिया का मैप है तो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आना है, ठीक है। इसमें क्या है, जो इसका आंसर क्या है, ऑफिशियल आंसर किससे, उससे डी है। तो पहले क्या है, पहले एस है, पहले बुरजाहोम। बुरजाहोम आपको कहां पर आपको दिख रहा है, कश्मीर के आसपास में, ठीक है। तो इसका क्या है, भीमबेटका, ये आपको कहां पर है, ये आपको भीमबेटका की केव कहां है, आपको मध्य प्रदेश के आसपास में, ठीक है। और क्या है, पिकलीहार, ठीक है, ये उसका नीचे लोकेशन है। फिर उसका क्या है, अटीरा पक्कम, ठीक है, अटीरा पक्कम। इस नाम से भी आप पता कर सकते थे, क्योंकि ये कुछ जो नाम है ना, ये थोड़ा सा तमिलनाडु टाइप का नाम लग रहा है, मतलब साउथ के टाइप का आपको नाम लग रहा है। तो आप थोड़ा सा नाम पे जाया जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो आप इसलिए आप उसको निकाल लेंगे अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन का। तो भी तो 14 का आंसर क्या है, डी फॉर दिल्ली। Which among the following is a term of that emerged during the 18th centuries in the connection with the agrarian system, which basically mean a contract by which the revenue of an area was
फाउंड आउट ऑफ द हाईएस्ट बीडर। निम्नलिखित में कौन सा 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंधित था जिसने अर्थ एक ऐसे अनुबंध से थे जिससे राजस्व संग्रह का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या बता रहा है ऑफिसर आंसर की में, वो आपको इजारा था। क्या था? इजारा। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप कर पाएंगे। 16 क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कनेक्टेड टू द फीचर ऑफ द मंसरदारी सिस्टम? जात और सवार। 16 का आंसर क्या है? ए है ना? यस, ठीक है, जात एंड सवार इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये तो आपको मंसरदारी जो अकबर का एक तरीका से बोल सकते हैं एक इनोवेशन था। अच्छा बताया, ये जो अकबर ने तो इसे लागू किया था, बट लेकिन अकबर ने इसको कहां से सीखा था, ये बात बताएं जरा सा। ये जो रियल में ये किसका था मंसरदारी सिस्टम? ठीक है, और सबसे हाईएस्ट मनसब जो अकबर का जो दरबार में वो किसको था, ये आप मुझे ये बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में। और अकबर का जरा रील बता दें कब से कब तक वो राजा रहा है। ठीक है, 17 आंसर क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें कौन सा सही नहीं है? तो 17 का जो राइट आंसर आपको ए है। इन 1719 लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल। अरे भाई देख लीजिए, इसको एक तरीका है परमानेंट सेटलमेंट कैसे याद रखते हैं। परमानेंट मतलब क्या होता है? कॉर्न। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ CORN। कॉर्न मतलब होता है मक्का। ठीक है, तो कॉर्न क्या होता है? परमानेंट होता है। तो C से कॉर्न और C से कॉर्नवालिस। ठीक है, ये लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, ये क्या है? कॉर्नवालिस। ये इसका आंसर ए गलत है, बाकी सब सही है। इसमें क्या था कि अंडर द जमींदारी वर द रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ द एंटायर लैंड इन दियर जमींदार्स। इट मेड राइट ऑफ लैंड ओनर्स हेरिडेटरी। जमींदार्स वर इवन गिवन द राइट टू सेल द लैंड। सही है, तो ये क्या है? ये लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, ये क्या है? सी परमानेंट क्या होगा? सी से कॉर्न। मैं तो ऐसा रखता हूँ कॉर्नवालिस। ठीक है, आप इसको याद रखते हैं थोड़ा बहुत। एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ आपको काम आना चाहिए, हर चीज। मेडिवल इंडिया में पेट्रा डोरा क्या है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर, जो राइट आंसर है वो आपको बी है कि एक कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेसेड इन द डिप्रेशन कैप्ड इनटू द मार्बल सैंडस्टोन क्रिएशन ब्यूटीफुल ऑर्डिनेट पैटर्न्स। ठीक है, पेट्रा डोरा भाई है। आगे बढ़ता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉलोनिकल ऑर्डर। मिनर्वा मिल केस, गोरखनाथ केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण और केशवानंद भारती केस। तो आपको उसमें डेट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको कौन सा केसेस कब आया है। तो जो आपको 19 का राइट आंसर आपको है जाके आपको बी। ठीक है बी। पहले कौन है? पहले गोरखनाथ केस है, फिर केशवानंद भारती केस है, फिर क्या है? इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको मिनर्वा मिल केस है। इन तीनों जरा जितने भी चारों आप जरा बताएं, जरा डेट बताएं, ये कब से कब तक हुआ है इसके लिए। ठीक है, 20 का आंसर क्या है? फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोअर हाउस, लोकसभा। अच्छा जी, लोअर हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसके कारण क्या ये इसका रीजन है? देखो भाई, बोथ ए एंड आर ट्रू तो सही है, लेकिन आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोअर हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब इसके वजह से ये रीजन नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? B4 बॉम्बे और B4 बॉल। आगे बढ़ता हूं फटाफट। द नोशन ऑफ द अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कंटेंट इन द, किसमें है? ये तो आप जैसे अगर जिसको प्रीएम्बल पता है वो तो खत्म कर देगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाकी बताएं कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में है और कौन से पार्ट में है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में और कहां से कहां तक ये आर्टिकल है, क्या ये फोर्सिबल बाय कोर्ट है या नहीं है, और फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल में है, और ये कौन से पार्ट में है, क्या ये फोर्सिबल बाय कोर्ट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कौन से आर्टिकल में, जो मतलब किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट को लेकर के, और किसके तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, वो एक रिट्स पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, तो वो कौन सा ज्यादा बताएं थोड़ा सा फटाफट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और कौन से आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्या आप इसको आप थिंक कर पा रहे हैं? द टर्म लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया आर इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हिच रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कही गई है। ठीक है, चाइनीज जैसा कुछ है नहीं, रशियन रेवोल्यूशन कुछ है नहीं, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ है था वो। विच इज द नेम ऑफ द अवर कंट्री एज ए गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ये तो आपको आंख बंद करके क्वेश्चन मानना चाहिए इसका आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस। डीपीएसपी भाई आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है बता सकते हैं आप मुझे जरा बताएं ऐसा, क्या 50 है या 51 है? 50 में क्या है और 51 में क्या है? इन दोनों में से किसी एक में है। एक में तो जुडिशरी को मतलब एक में सेपरेशन की बात की जाती है और एक में इंटरनेशनल पीस की बात की जाती है। दोनों में बताएं कौन सा है?
क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको याद रहे ज़्यादा दिन तक। अंडर द विच आर्टिकल कैन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। अभी आपको बता दिया हूँ आर्टिकल 32, ठीक है। ये तो मतलब 25 से क्या हो गया ए, और अगर हाईकोर्ट जाना हो तो 226, ठीक है। रीट्स की पावर ज्यादा किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, जरा बताएं जैसा। और ये आर्टिकल 14 क्या है और आर्टिकल 35 क्या है, जरा ये भी बताएं जैसा। 9 शेड्यूल में किस के बारे में बात किया है और 9 शेड्यूल कब आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। क्या 9 शेड्यूल में जो भी चीज रखी जाती है क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, हाँ या ना। मैं तो अभी सिर्फ क्वेश्चन ही पूछूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इस डिस्कशन में। क्वेश्चन 26 क्या है, इसमें कुछ है कि रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कहाँ है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कहाँ मेंशन है, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, एलोकेशन ऑफ एरिया ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो रिकॉग्निशन ऑफ लैंग्वेज कहाँ है भाई, आपको पता होना चाहिए कि 8 शेड्यूल में, इसमें है 8 शेड्यूल में आर्टिकल 243 से 343 से 351 तक है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये आपको लैंग्वेज के बारे में है। तो जो लैंग्वेज है ये आपको हो गया 8 शेड्यूल में। पहले आंसर क्या हो गया, चौथा। तो पहले आंसर चौथा आते ही क्या आंसर कुछ हो रहा है, हाँ मतलब ये तो खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। 26 का आंसर क्या होगा, या तो सी होगा तो डी होगा। अब क्या एंटी डिफेक्शन भाई बहुत बार पढ़ता है, हम ये पढ़ते हैं यार कि 1985 में आया और ये कौन से शेड्यूल में है, ये 10th शेड्यूल में है। तो एंटी डिफेक्शन किस में है भाई, 10th शेड्यूल में, इसके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मतलब ये बी का आंसर 5वां नहीं होगा, दूसरा होगा। इसका आंसर C4 कैट और C4 कोलकाता, इसलिए कर लेना। और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्या होगा भाई, इसका आंसर ये आपको 1st शेड्यूल में है। एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट ये आपको किस में होगा, देखिए अब आप इसको समझना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। सीट के बारे में बात कर रहा है, तो सीट मतलब क्या होता है, चेयर में बैठते हैं ना, ये 4 में है, किसमें है, ये 4 शेड्यूल में है। अब 4 में अगर आप इसको एक यहाँ बना देंगे, ये कुछ ऐसा, तो ये कुछ बैठने वाला बन जाएगा चेयर के टाइप का। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये चेयर हो गया। जब भी बात करेंगे एलोकेशन ऑफ सीट की, तो सीट हम चेयर दे रहे हैं, मतलब ठीक है, 4 से क्या होगा, इसको बैठा रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ एलोकेशन कर रहे हैं। इसका अंदर क्या हो जाएगा, डी का आंसर पहला 4th शेड्यूल। और शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, तो 5th शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस टॉपिक को करके जाए, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको फिर से दिख जाएगा आपको यहाँ से। आपको तो यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन में। 27 क्या है, chronological order in the conference, which of the following is the correct chronological order of the conferment of the statehood of India। अच्छा, पहले कौन बना फिर बाद में कौन बना, तो यार इसको आपको देखना है कि सबसे पहले जो इसका आंसर जो आपको राइट आंसर जो ऑप्शन आंसर वो क्या है, बी है। पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। आप मुझे बताएं इन चारों का डेट कब से कब तक बना है ये, ठीक है, जरा बताएं सब कमेंट सेक्शन में, जैसा जरा बताएं इसको, ऐसा कमेंट सेक्शन में जो मैं इसका क्वेश्चन पूछा हूँ आपसे, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आपने इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दिया ना, एग्जाम से नॉर्मल आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, इसी का थोड़ा ध्यान रखिए। राइट टू वोट इज ए लीगल राइट एंड नॉट ए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये बात सही है, तो 1 2 सही हो गया भाई। आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, क्या बात सही है, सही है। आर्टिकल 301 पर्टेन टू राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक राइट टू प्रॉपर्टी बता रहा है कि फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी है। ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है 2 और 4 आपस में, तो 2 और 4 साथ में तो कभी नहीं हो सकता। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ए और सी खत्म हो गया, तो 1 2 3 ठीक है, इसका आंसर सही है। फिर भी आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट आप अच्छे से करके जाएं, क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम से, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, इन सबको अच्छे से करके जाएं, क्वेश्चन आपको दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, 28 का आंसर, ये आपको बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी। आगे बढ़ता हूँ, 29 का क्या है, इसमें से कौन सा सही नहीं है भाई, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या ये बात सही है, नहीं भाई ये बात सही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, ये बात सही है। देखिए इन दोनों में से कोई एक होगा, ये बात तो कंफर्म हो गया ना, जब या तो जवाहरलाल नेहरू करेंगे या तो अम्बेडकर करेंगे, और हमने बहुत बड़ा पता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। बताएं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन से कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। और इनके 3 जो न्यूज़पेपर और जो बुक हैं वो जरा बताएं कमेंट सेक्शन में, जो इन्होंने पब्लिश किया जरा वो बताएं जरा सा। एस सी मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सही है। सचिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बात बिल्कुल सही है। आप जरा बताएं कमेंट सेक्शन में फर्स्ट जो स्पीकर कौन थे इंडिया के, मतलब जो हमारे लोकसभा के, बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
तो ये क्या है भाई, 30 में जो क्या मेंशन है, 30 में वो क्या मेंशन है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है, 21 में, इसका अंदर तीसरे का आंसर क्या है, सी फॉर कैट। आर्टिकल 21 बहुत एक ब्रॉडर टर्म है। आपको बताया जो राइट टू इंटरनेट है ये कौन से आर्टिकल में आता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या क्वेश्चन क्या है, इमेज ऑफ द स्क्वाड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज फर्स्ट बैच ऑफ द रफाल फाइटर जेट्स बी इंडक्टेड, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। 31 आंसर क्या है, इसका आंसर बताया जा रहा है ए स्क्वाड 17 गोल्डन एरो। ये तो आपको करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसमें आपको आता है तो आता है, नहीं आता आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एससीओ का पूछा है, क्वाड का पूछा, आसियान का पूछा और एमएडी का पूछा है, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वाड है आपको, या ये आपको आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि 1967 में बना है ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के हिसाब से, ठीक है। इसमें आपको 10 कंट्री है, कि आप उस 10 कंट्री आपको नाम याद है, आपको नहीं याद है तो आप उसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, आसियान के सारे मेंबर के नाम। तो 32 का आंसर क्या है, 32 का जो आंसर है वो ए है। तो जो एससीओ का मेंबर है, इसका क्या, इसका आखिर इसने क्या पूछा क्वेश्चन, क्या इसको मैच करना है। एससीओ क्या है, ट्रेड एंड पॉलिटिक्स एंड कल्चर। जो आपको क्वाड है ये क्या है आपको, तो 32 का आंसर क्या ए है ना। तो जो आपको सॉरी मतलब पहला का आंसर हो गया ए, दूसरा आंसर क्या है डी, जो आपको ये क्या है, स्ट्रेटेजिक फोरम है। और जो आसियान है आपको क्या है, बी है, फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड द सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन। और मैड क्या है, ये आपको न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो क्या आप इन सब का डेट बता सकते हैं, ये कब कब फॉर्म हुआ है, एससीओ कब बना था, ये क्वाड कब बना था, आसियान तो मैं आपको बता दिया हूं, और मैड कब बना था, जरा बताएं ऐसा कमेंट सेक्शन में फटाफट जैसा। 33 आंसर क्या है, 33 आंसर क्या था, इन ऑन 11 फरवरी 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेड एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द name of the COVID-19 virus for the new coronavirus that has led to the recent pandemic. This was communicating to the public and not intended to replacement of for official name. Which of the following is the correct official name? अच्छा, कौन सा करेक्ट ऑफिशियल नेम इसका भाई, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्क कोविड 2। ये बात तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा इस क्वेश्चन को तो इजीली वो निकाल के ले जाएगा। इसका आंसर क्या है, 33 आंसर क्या है, सी है। मैं आपको ये ऑफिशियल आंसर किससे आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको याद रखिए इस चीज को, ठीक है। विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ मार्च 2021 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम कंसीडर्ड एज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या इसमें से सही है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, सी है, क्या है 2 and 3। OCI कैन परचेज द प्रोफेशनल ऑफ, OCI कैन परस्यू द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट, आर्किटेक्चर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही बात है। OCI need a special permit to visit any area in India notified as protected, restricted or the prohibited by the central government and the competent authority। बात बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है, 2 and 3 है 34 का आंसर। OCI कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड, क्या OCI एग्रीकल्चर लैंड क्या परचेज कर सकते हैं, क्या बात आपको पता है। OCI कैन अंडरटेक एनी रिसर्च अंडरटेक इन द मिशनरी और द जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इस चीज के बारे में, जरा बताएं। कौन कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिकली जो अवेलेबल है सिटीजन को, ओनली सिटीजन को अवेलेबल है, और कौन कौन सा राइट जो है वो सिर्फ जो वो बेसिकली वो सिर्फ सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर के लिए है, ठीक। आप मुझे बता दें कौन सा राइट जो है वो सिर्फ सिटीजन के लिए है, बाकी जो राइट है वो तो फिर तो वो सबके लिए है, ना। जो सिटीजन के लिए सिर्फ स्पेसिफिक है तो वो फॉरेनर के लिए वो राइट नहीं होगा, जरा बताएं ऐसा कॉमेंट सेक्शन में फटाफट। तो 34 का आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ता हूं, और क्या है इसमें 35 आंसर क्या है ये, विद रिगार्ड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। द गाइडलाइंस आर फॉर द ओवर टॉप प्लेटफॉर्म ओनली, क्या ऐसा आपको लगता है क्या ये सिर्फ इस एक के लिए, ऐसा मतलब ओनली कुछ टर्म है, काफी स्टेटमेंट्स ने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट हैज द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर and safeguard for the intermediaries and defined in the guidelines, सही है। The Ministry of Information and Broadcasting Government of India shall formulate overnight mechanism, ठीक है। The rules require intermediaries to set up the grievance redressal mechanism, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 35 आंसर क्या हो गया, आपको C for cat और C for कोलकाता, ठीक है। C for cat और C for कोलकाता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बनाया जैसे कि ट्विटर के लिए, व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, बताएं वो आखिर वो कमेटी का क्या क्या नाम है, उस पर्टिकुलर कमेटी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक बेसिकली एक पर्टिकुलर कमेटी को बताया कि आप इसको देखेंगे, आप उसको देखेंगे, तो उस कमेटी का नाम बताया जाता है कमेंट सेक्शन में फटाफट। 36 क्या है, 36 क्या है कि
Consider the following statement. India wants Chabhar ports to be included in the 13 nations of the international north-south transport corridor that extend from the India to Russia. Which one of the following countries is the member of the INSCT? ईरान तो बिल्कुल होगा। छत्तीस अंदर क्या है? सी, ठीक है, मतलब पहला। इसका अंदर क्या है? सिर्फ वन ही है, ईरान है इसमें। चाइना तो लोग कभी ऐड नहीं करेंगे। चाइना ऐड करेंगे, तीसरा एलिमिनेट करिए, तीसरा एलिमिनेट करिए, आंसर आ गया, खत्म। आगे बढ़ता हूँ। 36 हो गया। 37 क्या है? विच कंट्री हैज द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड? ये कौन, किसके पास है? जो 37 का जो राइट आंसर आपको है बी फॉर बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया। इसने क्या पूछा क्वेश्चन कि किस कंट्री के पास है द कंट्री हैज द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड? तो वो किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। ये तो करंट अफेयर का था उस समय का, ठीक है। 37 हो गया। 38 क्या है? द अटल टनल नेम्ड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी बिटवीन द मनाली टू लेह इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द रेंज ऑफ द हिमालयन रेंज ऑफ द हिमालयाज? तो 38 क्वेश्चन आपको अगर आपने पता होगा, ये ईस्टर्न पे पंजाब रेंज में है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है। इसी कारण जो पीसीएस का भी क्वेश्चन आप देखते रहे जो अगल बगल का है, ठीक है। 1.9 मीटर लॉन्ग मैत्री सेतु कनेक्टिंग त्रिपुरा एंड बांग्लादेश ओवर द रिवर फेनी हैज बिल्ट, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर वो है द ब्रिज इज बिटवीन द सबरूम इन त्रिपुरा एंड द रामगढ़ इन बांग्लादेश। क्या है? सबरूम जो है वो कहाँ है? त्रिपुरा में है, और रामगढ़ कहाँ है आपको? बांग्लादेश में। इसको ये बेसिकली ये ब्रिज है इसके बीच में, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे। आप जरा बताएं कि मुझे कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया वो किसके, मतलब कौन सी कंट्री के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। और जो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। क्या त्रिपुरा मेघालय का बॉर्डर शेयर कर रहा है? जरा बताएं जैसा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 40 क्या है? बजरंग पुनिया हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन 65 kg कैटेगरी इन मार्च 2021 आफ्टर द विनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है? डी है मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट इन रोम, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ बड़ा जब इवेंट हो तो आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, खास करके हरियाणा वगैरह में जो मतलब आपको तो खेल वगैरह से बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। टीएनसीडी क्या मिशन कोविड सुरक्षा कवच, वैक्सीन मैत्री और कोविड-19 सीरीज शक्ति चैलेंज। तो 41 का जो आंसर है वो आपको सी है आंसर। तो पहले आंसर इसमें क्या है बोला, इसमें से कौन सा इसमें? अच्छा, करेक्टली मैच है। तो 1 और 3 मैच है, मतलब आपको करेक्टली मैच है। जो वैक्सीन मैत्री है, इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी दैट सप्लाइज मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन टू द अदर कंट्रीज, ये बात बिल्कुल सही है। जो तीसरा आंसर क्या है? वैक्सीन मैत्री, ये आपको इंडिया का प्रोग्राम है। और पहला क्या है? मिशन कोविड सुरक्षा जो है टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये बात भी बिल्कुल सही है। कवच क्या? टू प्रोवाइड पर्सन द फ्रंट लाइन वर्कर, क्या कवच ये है क्या? अगर ये नहीं तो फिर बताएं कवच क्या है फिर, ठीक है। आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में ये वैक्सीन मैत्री को यूज कर सकते हैं कि इंडिया कैसे एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है पूरे वर्ल्ड के लिए, और ये चीज मतलब हमने कैसे हेल्प किया अफ्रीकन कंट्री को वैक्सीन मैत्री के थ्रू, ठीक है। अच्छा बताएं कि वैक्सीन मैत्री के जो पहला जो एरोप्लेन है, जो पहली जो हमने वैक्सीन कौन सी कंट्री को हमने सेंड की, जरा आप सोच सकते हैं वो कंट्री कौन सी थी? 41 का आंसर क्या हो गया आपको? इसका आंसर को सी है। 42 में क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डज रिक्वायर सैंपल फ्रॉम द नोज और थ्रोट? अच्छा, इसका आंसर क्या है? रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, ठीक है। 42 का आंसर क्या है? बी। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन आपका सेल्फ अवेयरनेस का है, आप कितना ज्यादा अवेयर हैं। कोविड-19 के समय में ये चीज तो बहुत ज्यादा था, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। तो 42 का आंसर क्या है? बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी। आगे बढ़ता हूँ फटाफट। और क्या मतलब यार 43 क्या है? 2020 के नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब कि नोबेल प्राइज आपको कवर कर जाना है, ठीक है। 43 का जो आपको राइट आंसर है वो ए है। तो क्या है? रॉबर्ट बी विल्सन क्या है? ये इकोनॉमिक साइंस में इनको दिया गया है। रॉजर पेनरोज, तो इसको फिजिक्स में दिया गया है। जूनिफर डोंडा, इनको क्या गया? इनको केमिस्ट्री में दिया गया है। लुइस ब्लू को किस में दिया गया है? लिटरेचर में दिया गया है, ठीक है। तो आज जो अब 2021 के जो नोबेल पीस जो भी प्राइज विनर हैं, क्या आप उन सारे का आप मुझे नाम बता सकते हैं और उनको कौन से फील्ड में मिला है? आप जरा वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में याद से, आपको तक याद आ जाए। तो 43 का आंसर क्या है? ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। आगे क्या इसमें है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गैबोर सीजो प्राइज। अच्छा, तो क्या है भाई गैबोर सीजो प्राइज? इसका आंसर क्या है? ए है। तो 1, 2 एंड 1, 3, 4 इसका आंसर सही है। द सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स USA अवार्ड दिस प्राइज
द प्राइज अवार्डेड एवरी ईयर, क्या एवरी ईयर दिया जाता है? अगर एवरी ईयर नहीं दिया जाता तो ये कितने साल में दिया जाता है, जरा ये बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। दिस इज अवार्डेड टू एन अर्ली कैरियर रिसर्चर इन द एरिया ऑफ द ऑर्थोजोनल पॉलिनोमियल एंड द स्पेशल फंक्शंस। इन द ईयर 2021 एन इंडियन वाज अवार्डेड इन दिस प्राइज। तो उस इंडियन का क्या नाम है जरा वो भी बताएं जैसा। ये गैरबो सीजो प्राइज जो है, सीगो प्राइज, ठीक है। आंसर के 44 आंसर जो ऑफिशियल आंसर किससे वो ए है, ए फॉर एप्पल 1 3 एंड 4 इसका आंसर सही है। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका थोड़ा सा जवाब देना थोड़ा सा याद से। 40 आंसर क्या है कि जस्टिस मैडन बी लोकूर कमेटी, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज पेपर पढ़ेंगे तो ये आपको था, मतलब जो प्रिवेंशन ऑफ ये था ना, बेसिकली प्रिवेंट ऑफ स्टेबल बर्निंग के लिए ये उसी से कुछ रिलेटेड था, ठीक है। तो इस कमेटी को किसने बनाया था जरा ये बताएं थोड़ा सा। आगे बढ़ता हूँ। 46 का क्या है? 46 क्या है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैलेंट फीचर ऑफ द जीएसटी। 40 क्वेश्चन क्या है कि गुड्स एंड सर्विस वाज इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैलेंट फीचर ऑफ द जीएसटी। तो जीएसटी का क्या भाई सैलेंट फीचर है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। GST is applicable on the manufacture of goods, on the sale of the goods and the provision of the services. GST is applicable on the supply of goods and services. GST is based on the principle of the destination-based consumption taxation. GST is levied at the rate of the decided by the GST Council. क्या लगता है वो क्या सही होना चाहिए? इसका आंसर है वो 2, 3 and 4 सही है। इसका आंसर क्या सही है? 2, 3 and 4, ठीक है। क्या है 2, 3, 4 मतलब क्या होगा? GST is applicable on the manufacture of the goods or sale of the goods और ऑन द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। देखिए इसका आंसर में क्या है कि पूरा 1, 2, 3, 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब एक ऑप्शन पक्का गलत है। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, सही बात है। वो डिस्टिंक्शन बेस्ड टैक्स, सही बात है, बिल्कुल सही है, हम पढ़ते हैं। जीएसटी इज डिवाइड ऑन द रेट्स डिसाइड बाय द जीएसटी काउंसिल, ये जीएसटी काउंसिल इसको डिसाइड करता है। और जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होता है जरा बताया था कमेंट सेक्शन में, उसको हेड कौन करते हैं? जीएसटी काउंसिल को। 47 क्वेश्चन क्या है? पीएम कुसुम से क्वेश्चन था कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स बजट हैड अनाउंस द पीएम कुसुम स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग टेकन एज द की ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम क्या है आपको बताएं थोड़ा सा। इसका आंसर क्या है? रिमूवल ऑफ द फार्मर डिपेंडेंस ऑन द डीजल एंड केरोसिन एंड द लिंकिंग पंप सेट्स टू द सोलर एनर्जी। क्वेश्चन पीएम कुसुम जो है ये आपको 2020 के यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ये पीएम कुसुम, ठीक है। बाकी सब कुछ नहीं, डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द मैरीन फिशरी रिसोर्सेज, build a seamless national cold supply chain of the perishable, inclusion of the milk, meats and fishes, encourage balanced use of the all kinds of fertilizer, including the traditional organic and the आपको पता है कि पीएम कुसुम कुछ फार्मर से रिलेटेड है ना, आप इसको इजिली निकाल देंगे, ठीक है। 48 आंसर क्या है? ए पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द एंड रिजर्व बैंक ऑफ a portion of the total deposit and reserve of the commercial bank is to be kept with the central bank of RBI, which of the following represent in the portion। अच्छा, तो आंसर क्या है आपको? CRR होता है, ठीक है। एक होता है CRR, एक होता है SLR, ठीक है। CRR करीब करीब आपको 4% के आसपास होता है, जो कि आपको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ये जो है बैंक खुद ही रखता है अपने पास, ठीक है, गोल्ड में, कैश में, ठीक है। CRR पे जनरली कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है और SLR पे जनरली उनको कुछ बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि रेपो रेट क्या होता है और मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, जरा ये बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में फटाफट। और आरबीआई कब बना था और कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना था, ठीक है, यही है। और कुछ इसमें ऐसा, अगर सपोज करिए कि अगर आरबीआई ने अगर रेपो रेट को अगर डाउन किया है तो इसका मतलब क्या है, उससे क्या क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, और उसने रेपो रेट को अगर हाई किया है तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी, आप जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। कुछ पूछता है, मतलब आरबीआई से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं आरबीआई से। तो 48 आंसर क्या है? B4 बॉम्बे और कैश रिजर्व रेशियो CRR। आ कंट्री इज सेट टू बी अ डेट ट्रैप इफ, वो क्या हो जाएगा, उस कंट्री को डेट ट्रैप कब बोलेंगे? जैसे कि ये चाइना पॉलिसी को बहुत ज्यादा अपनाता है, डेट ट्रैप वाली पॉलिसी को, तो आपको एक चीज आपको समझना पड़ेगा आपको। तो डेट ट्रैप क्या होता है इसके बारे में जरा सोचेगा सर। जैसे कि मैं बताया कि चाइना जो लग रहा है ये डेट ट्रैप में कंट्री को फंसा लेता है। तो डेट ट्रैप मतलब क्या है, जिसका आंसर है वो B है। इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ए आउटस्टैंडिंग लोन्स। सपोज करिए कि किसी कंट्री ने 100 रुपए का लोन लिया, सपोज इसका साल में इसका 10 रुपए इसका इंटरेस्ट बनता है। अब उस कंट्री के पास ये 10 रुपया भी नहीं है, अभी 10 रुपए को पे करने के लिए उस कंट्री से उसको लोन लेना पड़ रहा है भाई, इस 10 रुपए को पे करने के लिए। तो सेम कंडीशन किसका हो गया अभी, आप श्रीलंका को देख लें, ये पाकिस्तान भी इसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, ठीक है, डेट ट्रैप में। और भी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री है वो डेट ट्रैप में फंसती जा रही है।
इट्स रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 50 क्या है, ये है कि रैयतवारी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या था बेसिकली, इसका आंसर क्या है, सी है कि फार्मर डायरेक्टली पेड लैंड टैक्सेस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो ये क्या है, आपको रैयतवारी है। एक होता है रैयतवारी, होता है जमींदारी, ठीक है, और एक होता है महलवारी। बताएं आप मुझे कि इन तीनों में इस सब का एरिया किसका सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, रैयतवारी, जमींदारी और महलवारी में। और इसका जो है कौन इसको लगाया था, रैयतवारी, जमींदारी, और ये कौन कौन से रीजन में भारत के था, जरा वो भी बताया जाता है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड टू द लुक इनटू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सरकारी कमीशन बिल्कुल है भाई, राजमन्ना कमेटी भी है, MM पुंची कमीशन भी है। तो इसका आंसर जो है वो 51 का आंसर आपको हो गया C4 कैट और C4 कोलकाता। तो जो सोराबजी कमीशन है ये नहीं है। ये कमीशन फिर किससे है, जरा वो बताएं थोड़ा सा। तो चीज आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सी कमेटी, अगर वो चीज उससे रिलेटेड नहीं है तो वो कमेटी किससे है। बताएं सरकारी कमीशन कब फाउंड हुआ था, राजमन्नार कमेटी कब हुआ था, और ये जो पुंजी कमीशन ये कब हुआ था। ठीक है, 51 क्या है, फॉलोइंग आर्टिकल फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर एंड द एजुकेशन राइट ऑफ द माइनॉरिटीज। ये सिर्फ इसमें और भी है, जरा जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं आपको, तो उसको आंसर आपको बताना पड़ेगा आपको। 52 आंसर क्या है, डी है। 53 क्या है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज फाउंडेड 1921। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी कन्वेंशन बिलोंग टू द मेन अपोजिशन पार्टी। द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ 2 years। क्या ऐसा होता है क्या। जो 53 आंसर है आपको सी है, 1 और 2 सही है। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी के इसका कन्वेंशन है बिलोंग टू द मेन अपोजिशन पार्टी। ये 1921 से आया है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसका टेन्योर कितना होता है, ये 2 साल होता है या 1 साल होता है, जरा बताएं जरा कमेंट सेक्शन में। और सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है पार्लियामेंट में। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से है, देख रहे हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको डिफाइन किया जा रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया था, इंदिरा गांधी के समय में, अरे नहीं भाई, राजीव गांधी के समय में आया 1985 में। इट इज प्लेस अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बात बिल्कुल सही है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये बात बिल्कुल सही होना चाहिए। 2, 3 सही यहाँ पर है, ठीक है। 54 आंसर क्या हो गया, 54 आंसर बताने जा रहे हैं, डी बताने जा रहे हैं, ठीक है, 2 और 4। The anti-defection law was further extended by the 93rd Amendment Act 2003। तो which of the following statement is correct। लेकिन जो इसका 54 का जो ऑफिशियल आंसर किया, इसका आंसर डी बता रहे हैं। द लॉ मैंडेट द चेयरमैन ऑफ द स्पीकर ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव हाउस टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द डिफेक्शन। चौथा सही है, ठीक है। तो द एंटी-डिफेक्शन लॉ वाज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2003। अच्छा बताएं कि ये जो फर्दर इसको कब स्ट्रेंथ किया गया है, जरा वो डेट बताएं थोड़ा सा। इस दफा क्वेश्चन नहीं पूछा था यूपीएससी में भी इसी से रिलेटेड एंटी डिफेक्शन लॉ से। जो स्पीकर का डिसीजन क्या वो फाइनल डिसीजन होता है। एक तो क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसा था कि जो स्पीकर को है वो विद इन एक टाइम पीरियड में उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन एंटी डिफेक्शन है। क्या ये बात सही है या गलत है, ठीक है। तो 54 आंसर क्या है, डी फॉर डंकी और डी फॉर दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following committee पंचायती राज सजेशन था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंश्योर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अच्छा जी, कौन सा कमेटी ने सजेस्ट किया कि पंचायती राज सजेशन अमेंडमेंट इंश्योर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अच्छा, जो 55 का राइट आंसर है ये आपको है बी, क्या है, LM सिंघवी कमेटी 1986 में। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कमेटी को। एक ने कुछ ट्रिक बताया था, जहाँ BAG बैग कुछ बैग बनाया था, हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर ए से एक और था बैग, कुछ ऐसे एक मैंने एक ट्रिक बनाया था, फिर GVK रॉ कमेटी। तो ये लोग कभी कभी कमेटी का डेट पूछ लेते हैं कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो उस हिसाब से ये लोग कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो इसका ट्रिक था वो था, क्या था, आपको पर्टिकुलर ट्रिक बताता हूँ आपको। एक था बैग, क्या होता है, एक LD TV होता है ना, तो ये LTG था, क्या था, LTG बैग LTG। तो जो आपको बी से था, ये आपको बलवंत राय मेहता कमेटी था। ए से क्या था, आपको बी से बलवंत राय मेहता, ए से आपको अशोक मेहता हो गया, ठीक है। आपको जी से क्या हो गया, ये आपको जी से जो पर्टिकुलर हो गया आपको ये GVK रॉ हो गया, ठीक है। और एल से आपको LM सिंघवी हो गया, और टी से क्या हो गया, आपको एक थुंगुंग कमेटी भी आया था, और जी से क्या हो गया, गाडकिल कमेटी हो गया। तो जो भी ये 6 कमेटी के नाम बताया हूं, इसका आप मुझे जरा डेट बताएं, ये कब कब फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या बताया गया है कि 55 से भी बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ पंचायती राज सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंश्योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये कौन से थे, ये LM सिंघवी थे। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन पंचायत से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। 55 आंसर क्या है,
ये आपको बी फॉर बॉम्बे और बी फॉर बेबी, ठीक है। पंचायत को अच्छे से करके जाए, क्योंकि इंडिया जो है 69 पॉपुलेशन जो है 69% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, वो रहती है विलेज में। तो आपको विलेज का आपको पता होना चाहिए, विलेज किस पे रन कर रहा है भाई, वो पंचायत पर रन कर रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 56 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी, नहीं भाई 3 मेंबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड द इलेक्शन बेस्ड शेड्यूल फॉर द कंट्री ऑफ द बोथ जनरल एंड द इलेक्शन ऑफ द बाय इलेक्शन। चलिए इसको देखते हैं अभी। द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज। द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इलेक्शन सिंबल फॉर न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी। अब देखिए, अगर आपने एक को एलिमेंट कर दिया ना भाई, एक को एलिमेंट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है, 3 मेंबर बॉडी है। इसके अंदर क्या है, 2 एंड, अच्छा अब इसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। ओहो, यहां पे इसने खेल दिया इसने। 56 आंसर क्या है, ऐसे सिर्फ एक ही इसमें करेक्ट नहीं, बाकी सब करेक्ट है। जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल को, आप देखते होंगे कब होगा जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन कहां पर, जैसे कि अभी आपने कुछ स्टेट में भी हुआ है, अभी जब वेस्ट बंगाल में भी हुआ था आपको बाय इलेक्शन, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर सीट पर इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट और मर्जर के बारे में, और वही जो है प्रोवाइड करता है सिंबल के बारे में और न्यूली रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बारे में। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये सारी चीजें आती है इलेक्शन कमीशन के पास। अगर किसी न्यूली पार्टी को अगर इलेक्ट करना है, उसका सिंबल वगैरह, तो वो कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आता है, जरा बताएं जैसा कमेंट सेक्शन में। 56 हो गया। 56 से क्या था आपको, C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। 57 से क्या है, विच द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर, ही और सी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। 57 तो बहुत मुश्किल है, 57 एक बहुत मुश्किल है। ही और सी डिक्लेयर एनी फाइनेंशियल बिल एज ए मनी बिल, ये बात सही है। एंड हिज हर डिसीजन इज फाइनल, ये बात भी बिल्कुल सही है। ही और इंटेंट टू द रिजाइन द लेटर रिजाइन टू द एड्रेस द प्रेसिडेंट। नहीं भाई, ये किसको देंगे बताएं जैसा कमेंट सेक्शन में। अगर लोकसभा के स्पीकर को अगर देना होगा तो क्या ये किसको देंगे, ये आपको डिप्टी स्पीकर को देंगे, ठीक है। ही मस्ट बी मोस्ट सीनियर, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, ये तो प्रोटोम स्पीकर जो होता है ना बेसिकली ना, जो कुछ समय के लिए बनते हैं, वो उसके लिए होता है सीनियर मेंबर होना चाहिए, ठीक है। जो कि बाद में प्रोटोम स्पीकर बाद ये फ्री स्पीकर बनते हैं, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटोम स्पीकर कैसे बनाया जाता है, और प्रोटोम स्पीकर जो है क्या वो अपॉइंट करता है क्या इसको स्पीकर को। अगर स्पीकर को प्रोटोम स्पीकर अपॉइंट नहीं करता तो फिर उसको अपॉइंट कौन करता है, ये बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में फटाफट थोड़ा सा। 58 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द परफ्यूम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द परफ्यूम्स। 58 आंसर क्या है आपको, बी फॉर बॉम्बे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये लीस्ट लाइकली टू यूज इन द मेकिंग ऑफ द परफ्यूम्स। अल्कोहल क्या जाएगा, एस्टर और एल्डिहाइड्स, ये सब किया जाता है, ठीक है, ठीक है। 58 हो गया आपको। 60 क्या है, विच एसिड यूज इन द क्लीनिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट। इसका आंसर क्या है, 59 का आंसर क्या है आपको, ए फॉर एप्पल, नाइट्रिक एसिड है। 60 का क्वेश्चन क्या है, 60 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो 60 का आंसर है आपको ऑप्शन आंसर की क्या है, कैलिडियोस्कोप है, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में नहीं आता है। सो दोस्तों ये था कुछ 60 क्वेश्चन। मैं सेकंड लेक्चर में आपको और बाकी जो 40 वीडियो बचा हुआ है 40 क्वेश्चन मैं उसको सेकंड वीडियो में आपको कवर अप करा दूंगा। सो दोस्तों आज के इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो आज के इतना ही दोस्तों। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।